हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु IAS। चलिए पहले ऑडियो वीडियो चेक कर लेते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट लेट मी चेक कि सब क्लियर है बॉस, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम। चलो बढ़िया बढ़िया, सब कैसे हो? एक चीज़ का आज फर्स्ट लेट मी चेक एवरीथिंग, ठीक है। सब कुछ चेक कर लेते हैं, फिर हम स्टार्ट करते हैं। आज से मेजर एक्ट्स स्टार्ट हो रहे हैं। अब मेजर एक्ट्स, आपने अगर सिलेबस की वीडियो देखी होगी तो उसमें आपको पता होगा कि डिफ्रेंशिएट किया गया है। किसको डिफ्रेंशिएट किया गया है? सिलेबस को आपका पूरा का पूरा डिफ्रेंशिएट किया गया है। अब उसमें अब से आज से क्या स्टार्ट हो गया है? आज से हमारे मेजर एक्ट स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। तो सीपीसी क्या है? सीपीसी के MCQs आज हम करने वाले हैं। तो एक बात मुझे लगता है, मतलब मैं क्लियर करना चाहती हूँ। हेलो सैम, गुड आफ्टरनून, हाउ आर यू? कैसे हो आप? सब बढ़िया? प्री वगैरह कैसा गया? सब बढ़िया गया, ठीक है। अब तो प्री हो गया, अब तो मेंस की तैयारियां करनी है। तो सीपीसी एक तो मैं सीरियसली मुझे ऐसा लगता होगा कि वी ऑल आर ग्रेजुएट्स हेयर, राइट। तो फिर सीपीसी का तो हमको पता ही है कि क्या होता है। जब हम बचपन में फर्स्ट ईयर को बचपन ही काउंट करूँगी। मैंने इंटीग्रेशन कोर्स किया था, 5 ईयर लॉ किया था, तो फर्स्ट ईयर तो बचपन में ही हुआ था। तो उस टाइम जब हम सीपीसी स्टार्ट करने लगे थे, फर्स्ट सेकेंड ईयर की बात है, सीपीसी स्टार्ट हो गया था। सीपीसी जब हम स्टार्ट करने लगे थे ना, तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते थे कि ये कोड है, ये क्या है, सीपीसी, सीआरपीसी, ये सब चीज़ें क्या है। पहले तो हम एक्ट पढ़ रहे हैं, अब ये कोड कहाँ से आ गया, और इसके सेक्शंस भाई, और उसमें ऑर्डर्स, सेक्शन में क्या डिफरेंस है, ऑर्डर्स में क्या डिफरेंस है। इन्हीं सब बातों में ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते थे उस टाइम। मुझे लगता है कि सबका ये रहता होगा फेस, जब सीपीसी वगैरह ये सब स्टार्ट होता होगा, सबका फेस रहता होगा कि ये सब क्या है, व्हाट इज़ दिस, मतलब इतना ज़्यादा। सैम कह रहे हैं नो मैम, मैं एग्ज़ाम नहीं दिया, नेक्स्ट ईयर दूंगा। अभी मैम AIB एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। ओके, AIB के लिए, चलिए बढ़िया, आप उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हो, अच्छे से करें, ठीक है। अब देखिए, तो आज इन चीज़ों का ना जो कन्फ्यूजन है, ये बेसिक सी कन्फ्यूजन, ये भी क्लियर ही कर लेते हैं, ठीक है। पर वैसे मुझे इतना तो मैं कंसर्न रखती हूँ आप लोगों से, इतना तो मुझे पता होगा कि सीपीसी तो पता होगा भैया। सीपीसी को सीपीसी अगर नहीं पता होगा क्या करेंगे लॉ में, हम क्या करेंगे फिर, ठीक है। तो सिविल प्रोसीजर कोड, ये थोड़ा सा यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्पेस आ गया है, इसको हम यहाँ पर ही लिख देते हैं। वेट अ सेकेंड, वेट, थोड़ा सा ज़्यादा इसको लिख देते हैं। सिविल, इसको काट दीजिए, यहाँ से स्टार्ट करिए। सिविल प्रोसीजर कोड क्या है? सिविल से आप क्या समझते हो? पहले मुझे ये बताओ, सिविल से आप क्या समझते हो? देखिए, सिविल क्या है, सिविल टर्म क्या है? सिविल, हम एक नॉर्मल इंसान, एक आम जनता जो होती है ना, एक आम इंसान को हम एक सिविल पर्सन कह देते हैं। उसके बिहेवियर से हम देखते हैं कि ये सिविल पर्सन है या नहीं है। हम कहते हैं ना सिविलाइज्ड, अनसिविलाइज्ड मैनर, सिविलाइज्ड मैनर, ठीक है। तो ये ही चीज़ें हमारी सिविल होती हैं कि जो नॉर्मल इंसान है, एक आम आदमी, ठीक है। अब ये भी बताइए, अब एक आम आदमी के कोर्ट का प्रोसीजर इन्होंने बताया है कि जब एक आम आदमी कोर्ट में जाएगा तो क्या प्रोसीजर रहेगा, वो सीपीसी में बताया। अब पहले ये भी जान लेते हैं कि जब एक आम आदमी कोर्ट में जाएगा तो उसके क्या ही झगड़े होंगे, क्या ही झगड़े होंगे। एक नॉर्मल आप और मैं इंसान, हम किसी का मर्डर करने के बारे में सोच सकते हैं क्या? थेफ्ट करने के बारे में सोच सकते हैं क्या? नहीं, ये सब हम नहीं सोच सकते। हमारे झगड़े क्या हो सकते हैं? हम लोगों के झगड़े हो सकते हैं कि प्रॉपर्टी में कुछ पंगा हो गया, वो हमारे झगड़े हो सकते हैं। सर्विसेज मैटर्स, रेंट मैटर्स, बाकी हमारे सबसे ज़्यादा जो मैटर्स हो सकते हैं एक आम जनता के लिए, वो होते हैं मैरिज से रिलेटेड, ठीक है। फैमिली मैटर्स जो होते हैं,
मैरिज वाले मैटर, डाइवोर्स वगैरह, ये सारे के सारे झगड़े होते हैं, ठीक है। तो किसी ना किसी वजह से क्या होता है, हर इंसान को कभी ना कभी कोर्ट जाना पड़ ही जाता है। आई होप आपको जाना ना पड़े, आई विश कि आपको जाना ना पड़े, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी रीज़न की वजह से कोर्ट तो जाना पड़ता है, ठीक है। और अगर झगड़े हो गए हैं, सिविल झगड़े, तो सीपीसी के अंडर से जाएंगे। आपको सिविल झगड़े बता दिए कि ऐसे वाले होंगे, प्रॉपर्टी, मैरिज, ये वाले झगड़े। क्राइम वाले झगड़े नहीं, वो हम सीआरपीसी में पढ़ेंगे। जिसका क्रिमिनल माइंड है, उसका नाम ही क्या है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। जिसका माइंड ही क्या है, क्रिमिनल है, उसके लिए प्रोसीजर कैसा है। यहाँ पे सिविल के लिए प्रोसीजर कैसा है, ठीक है। सिविल लोगों के लिए उनके जो आपसी झगड़े हैं उसमें ये बात कर देता है। अब सीपीसी में हमारे क्या, हम दो चीजें देखते हैं। हम क्या देखते हैं, दो चीजें देखते हैं। एक तो हम सेक्शंस देखते हैं यहाँ पर, है ना, और एक हम यहाँ पर ऑर्डर्स देखते हैं। दो चीजें देखते हैं, सेक्शंस देखते हैं, ऑर्डर्स देखते हैं। अब ये क्या चीज हुई, सेक्शंस अलग क्यों करे हैं और ऑर्डर्स अलग क्यों करे हैं। सेक्शंस हमारे सीपीसी का एक सब्सटेंशियल पार्ट है। कौन सा पार्ट है, एक सब्सटेंशियल पार्ट है सर, ठीक है, सब्सटेंशियल पार्ट है हमारे सीपीसी का। और ऑर्डर्स हमारा प्रोसीजरल पार्ट है। ऑर्डर्स हमारा प्रोसीजरल पार्ट है। अब प्रोसीजरल पार्ट का एम क्या रहता है, प्रोसीजरल पार्ट का एम रहता है कि सब्सटेंसिव पार्ट को लोग फॉलो करें, ठीक है। प्रोसीजरल पार्ट का एम क्या रहता है, ध्यान से बातों को सुनिएगा। प्रोसीजरल पार्ट का एम क्या रहता है कि सब्सटेंसिव पार्ट को जनता क्या करे, फॉलो करे। ये होता है सब्सटेंसिव प्रोसीजरल का जो नेचर होता है। हमारा सीपीसी उसी नेचर का है, सब्सटेंसिव पार्ट भी है इसमें सेक्शंस में, और जो प्रोसीजरल पार्ट है वो तो हमारे सारे के सारे ऑर्डर्स में डिफाइन किया गया। प्लेंटिफ, डिफेंडेंट, कहाँ झगड़ा हुआ, आप जाना चाहते हैं कोर्ट में, आप कौन हो गए, प्लेंटिफ हो गए। आप जिसके खिलाफ जाना चाहते हैं वो कौन हो गए, डिफेंडेंट। नाम से ही सुनिए ना, देखिए प्लेंटिफ में हमें प्लेंट लेकर जानी पड़ती है, ठीक है, प्लेंट लेकर जानी पड़ती है। अब प्लेंट जब लेकर गए हो तो दूसरा पर्सन जिसपे आप मुकदमा जाहिर कर रहे हो वो तो क्या करेगा, वो तो अपने को डिफेंड करेगा, अपने को बचाएगा। तो वो कौन हो गया, वो डिफेंडेंट हो गया। अब उसके बाद की सारी कहानी फिर स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो यही सब बातें हमारे सीपीसी में होती है, बहुत बेसिक सी चीजें, ठीक है। तो अब आई होप इतना सा हमने जो कर लिया, ये ब्रीफ सा, इसके बाद अब एमसीक्यूज पे चला जाए आई थिंक, ठीक है। इतना ब्रीफ तो बेसिक है बहुत ज्यादा सीपीसी का, तो ये तो पता ही होना चाहिए। नाउ चलो अब तो आ जाओ, अब एमसीक्यूज पे आ जाओ जल्दी से। मुझे इसके आंसर्स, सीपीसी के आंसर्स मुझे जल्दी से चाहिए, ठीक है। आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि बैंकिंग रिलेटेड जो एक्ट्स थे उसमें से आप अच्छे से आप आंसर करें, वो नहीं मैं एक्सपेक्ट कर रही थी। बट इनके सीपीसी, सीआरपीसी, कॉन्स्टी, ये सब के तुम आई एक्सपेक्ट कि आप धड़ल्ले से बिल्कुल ऐसे आंसर्स करेंगे मुझे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज फर्स्ट क्वेश्चन, द सीपीसी केम इनटू फोर्स। इन्फोर्समेंट बताइए मुझे कि सीपीसी की इन्फोर्समेंट कब हुई है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है 1 जनवरी 1909, बी ऑप्शन कह रहा है 1 मार्च 1909, सी कह रहा है 1 अप्रैल 1909 और डी कह रहा है 1 सितंबर 1909। चलिए जल्दी से मुझे इसका आंसर कीजिए, इसका आंसर क्या बनेगा। एक आंसर तो हमारे पास आ गया है, रुचियोदय। हेलो रुचियोदय, कैसे हो आप। इनका हमारे पास आंसर आ गया है, दैट इज 1 जनवरी 1909। तो आप और कोई आंसर करना चाहता है हमारे पास बच्चे जो हैं, बताइए। आज कम लोग आए हैं, सीपीसी के एमसीक्यूज नहीं करने क्या, आज कम लोग आए। अपने फ्रेंड्स के साथ आप शेयर कर दीजिए, साथ में देखो, ठीक है। साथ में आप लेक्चर्स देखिए, आप साथ में एमसीक्यू सॉल्व कीजिए, मजा भी आएगा। तेरे कितने ठीक हुए, तेरे कितने ठीक हुए, कितनी तैयारी हमारी है, ये सारा इंट्रोस्पेक्ट करना है, ठीक है। पीडीएफ डाउनलोड करो रजिस्टर पे जाके। आपको हाँ जी एक और चीज आपके लिए, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना फ्री टेस्ट का लिंक मिलेगा, गाइज प्लीज गो और उसको पक्का दो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको फ्री लिंक मिलेगा, फ्री टेस्ट का लिंक मिलेगा, उसको देना। और वो मेंस के लिए टेस्ट हमने बनाया है, हुआ है, तो आप उसको दीजिए और अपना रैंक भी देखिए, अपने स्कोर कार्ड पूरा देखिए कि कितने मैंने क्वेश्चंस किए, कितने नहीं किए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, फ्री है, प्लीज गाइज जाके देखिएगा, ठीक है। तो इसका आंसर अभी हमारे पास रुचियोदय का ही आया है और उन्होंने हमें फर्स्ट ऑप्शन जो बोली है कि फर्स्ट ऑप्शन क्या है हमारी करेक्ट ऑप्शन है, दैट इज
1 जनवरी 1909। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस रुचियोदय, बिल्कुल आप सही कह रहे हो। इसका आंसर जो बनता है 1 जनवरी 1909 ही इसका आंसर बनता है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन अपना हो गया। अनुषा आ गई हैं हमारे साथ। हेलो अनुषा, कैसे हो आप? गुड आफ्टरनून। सब बढ़िया, सब मजे से? आ जाए करो 2 बजे, 2 बजे हमारा लाइव होता है, 2 बजे आ जाए करो, फिर आप लेट कर देते हो। ठीक है, अनुषा कह रही है सॉरी लेट हो गया। अरे कोई बात नहीं, ठीक है, 2 बजे का टाइमिंग है, उस टाइम कोई बात नहीं, लेट भी हो गया लेकिन आप टाइम पे आ गए हो। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स आउटसाइड द कोर्ट। अब कोर्ट्स भी ऐसा चाहती है ना कि आप अपना जो डिस्प्यूट है वो आउटसाइड ही हैंडल कर लो, सेटल कर लो चीज़ों को। तो जब ऐसी ऑप्शंस हैं तो फिर क्यों कोर्ट्स में जाना? अब वो ऑप्शंस पूछी गई हैं कि जब कोर्ट से बाहर आप अगर सेटल करना चाहते हो तो वो कौन सी जगह है जहां पर आप जा सकते हो। क्या आप आर्बिट्रेशन में जा सकते हो, या फिर आप जुडिशियल स्टेटमेंट इंक्लूडिंग सेटलमेंट किससे करवा सकते हैं, लोक अदालत के पास जा सकते हो, या फिर कॉन्सिलेशन एंड मीडिएशन में जा सकते हो, या फिर ये सारी की सारी ऑप्शन आप ऑप्ट कर सकते हो। किसके लिए? आप अगर आपने डिस्प्यूट्स की सेटलमेंट कहाँ पर करवानी है, आउटसाइड द कोर्ट करवानी है। चलिए मुझे जल्दी से इसका आंसर दी। रुचियोदय का हमारे पास आंसर आ गया है डी ऑप्शन। ही इज सेइंग कि डी ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट होगा। लाइक कर रहे हो क्या आप? मुझे लाइक बताओ, लाइक कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? लाइव होते हो तो लाइक कर दीजिए, और जो बाद में लोग देखते हैं, जो बाद में बच्चे देखते हैं, आप लोग भी लाइक कर दीजिए। ठीक है, तो हमारे पास 2 आंसर्स आ गए हैं। अनुषा का आंसर आ गया है और रुचियोदय का आंसर आ गया है। डी ऑप्शन कह रहे हैं, तो बेटा आप लोगों का बिल्कुल डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, ये जो सारे के सारे मेजर्स दिए गए हैं ये क्या हैं? ये हमारे आउटसाइड द कोर्ट अगर सेटलमेंट करनी होती है तो आप इन सब में ऑप्ट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? Which of the following deals with the statement and production of evidence? Statement and production of evidence, इनमें से कौन सा ऑर्डर है जो स्टेटमेंट एंड प्रोडक्शन ऑफ एविडेंस के बारे में बात करता है? हमारे पास ऑप्शंस हैं ऑर्डर 12 रूल 5, सेकेंड ऑप्शन इज ऑर्डर 14 रूल 5, सी ऑप्शन इज ऑर्डर 18 रूल 2 एंड डी ऑप्शन इज ऑर्डर 11 रूल 7। चलिए जल्दी से इसका आंसर कीजिए कि कौन से ऑर्डर और उसके किस रूल में ये बात की गई है कि भाई अब केस लेकर तो आ गए हो, अब बताओ क्या केस में है आपके स्टेटमेंट्स दो, जरा हमें एविडेंस लेकर आओ, प्रोड्यूस करो। ठीक है, ए पर्सन ने अगर बी पर्सन पे क्या कर दिया है, मुकदमा डाल दिया है कि ये मेरी प्रॉपर्टी पर कब्जा करके बैठा हुआ है, तो अब लाइए, अब आप एविडेंस लाइए, फिर हमारा बी भी लाएगा एविडेंस। ठीक है, हमें बताइए, प्रूव करिए कि जो आप कह रहे हो वो बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तो ये जो बात की गई है कहाँ पर की गई है, किस ऑर्डर में की गई है? चलिए जल्दी से मुझे इसका आंसर बताइए क्या होगा। चलिए बताइए, रुचियोदय का आंसर आ गया है, दैट इज सी ऑप्शन हमारे पास कह रहे हैं कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, दैट इज ऑर्डर 18 रूल 2 कह रहे हैं। चलिए और मुझे आंसर कीजिए, और कोई भी आंसर करना चाहता है अगर इस क्वेश्चन का? सीपीसी है, सीपीसी तो देखिए कब से हम पढ़ रहे हैं सीपीसी, तो लॉ की बातें याद आ जाती है, जब कॉलेज टाइम में याद आ जाता है सीपीसी में क्या क्या नहीं पढ़ा था जब सीपीसी स्टार्ट कर रहे थे। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है जब ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं, कितनी कन्फ्यूजन होती थी। ठीक है, और मैं आपको बताऊँ मैं तो लॉ मतलब जैसे लॉ में ज़्यादा बच्चे आर्ट्स बैकग्राउंड से ज़्यादा होते हैं, तो मैं तो मेडिकल से थी, मैंने बायो फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ा था +2 में एकदम से कहते हैं ना कि शिफ्ट हो गया। आप में से कौन से बच्चे ऐसे हैं जो मेडिकल नॉन मेडिकल इनसे आए थे? वैसे बहुत बच्चे होते हैं लॉ में, ज़्यादातर जो साइंस स्ट्रीम है उससे भी बहुत ज़्यादा बच्चे आते हैं। अनुषा कह रही है 18 रूल 2, तो इसका आंसर क्या कह रही है? 18 रूल 2 सी ऑप्शन हमारे पास कह रहे हैं। तो बिल्कुल रुचियोदय और अनुषा आपका बिल्कुल आंसर ठीक है, दैट इज 18 रूल 2 हमारा क्या बात करता है कि स्टेटमेंट लेकर आओ, अब एविडेंस भी लेकर आओ। ठीक है, प्रोड्यूस करो, बात तो बता दी, ठीक है, अब तो लेकर आओ, अब प्रूव करो चीजों को, अब एविडेंस लेकर आइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि डिक्री होल्डर इज, हु इज अ डिक्री होल्डर? डिक्री होल्डर का मतलब क्या हो गया? पहले तो यही कंफ्यूजन बहुत ज्यादा रहता था कि डिक्री ही क्या होती है।
डिक्री में ही हम जब तक प्रैक्टिस नहीं किया था ना, तब तक डिक्री में ही बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था कि ये डिक्री क्या चीज़ है। जजमेंट देख लिया, ऑर्डर पता चल गया, ऑर्डर और डिक्री में कन्फ्यूजन, जजमेंट और डिक्री में कन्फ्यूजन। तो ये सारे कन्फ्यूजन टाइम के साथ हमें क्लियर होते हैं। प्रैक्टिस जो बच्चे कर रहे होंगे उनको पता होगा कि अब तो उनको प्रॉपर पता हो जाता है। जजमेंट के बाद डिक्री आती है, डिक्री में सारा अमाउंट वगैरह मेंशन किया होता है, पूरा स्पेसिफाई किया होता है, इतना अमाउंट देना पड़ेगा ए पार्टी को बी, अगर जो भी पार्टी डिक्री होल्डर हैं। अब चलिए पहले इसका आंसर दीजिए, फिर मुझसे आंसर निकल जाएगा बातों बातों में। आप मुझे इसका आंसर कीजिए कि डिक्री होल्डर इज, फर्स्ट ऑप्शन क्या कहता है, एनी पर्सन इन हुज फेवर अ डिक्री हैज बीन पास, जिसके फेवर में डिक्री पास की गई है। बी ऑप्शन कहता है एन ऑर्डर केपेबल ऑफ एग्जीक्यूशन हैज बीन मेड, एक ऐसा ऑर्डर जो केपेबल है एग्जीक्यूशन के लिए। सी ऑप्शन कहता है कि दोनों ही ऑप्शन जो है हमारी करेक्ट है, एंड डी कहता है नन ऑफ दीज। चलिए जल्दी से आंसर कीजिए। अनुषा का आंसर आया है सी, एंड अनुषा बता रही है आई एम कॉमर्स बीकॉम मैम। अच्छा, आपने 3 ईयर लॉ किया होगा, आपने पहले बीकॉम किया होगा, कॉमर्स बैकग्राउंड से होंगे, एंड उसके बाद 3 ईयर लॉ किया होगा, ठीक है। ऐसे कनेक्ट अगर हम आपस में स्टूडेंट्स और टीचर कनेक्ट करें ना तो बहुत अच्छा रहता है। अब वो टाइम गया जब टीचर्स जो थे वो गुस्से होके रहते थे, ये सब नहीं होता है, अब तो कनेक्ट होना होता है स्टूडेंट्स को टीचर्स के साथ, ठीक है। आई होप आप मुझसे कनेक्ट करते होंगे, तभी देखिए आप मेरे साथ आते हैं, जुड़ते हैं, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। आशीष का आंसर आया है ए, एंड रुचियोदय का आंसर आया है सी। तो आशीष आपका आंसर यहाँ पर गलत हो गया है। रुचियोदय और अनुषा आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। सी ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल करेक्ट है कि डिक्री होल्डर, अगर हम देखेंगे डिक्री होल्डर जिसके पास डिक्री आई है, ठीक है, जिसके फेवर में डिक्री आई है, वो कौन है, वो है डिक्री होल्डर, ठीक है। जजमेंट डेटर हमारे कौन हो जाते हैं, जिसके अगेंस्ट डिक्री आ जाती है वो हो जाते हैं जजमेंट डेटर, डिक्री होल्डर जिनके फेवर में डिक्री आ जाती है, और जो ऑर्डर एग्जीक्यूट कराने में सक्षम है वो भी हमारा क्या है, एक डिक्री है, डिक्री होल्डर है, ठीक है। तो इसका जो आंसर बनेगा, इसका सी ऑप्शन है जो होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। The court to amend a decree is the court that passed it. Where an appeal is preferred from a decree of a court of first instance, the appellate court may. सिंपल वर्ड्स में क्या क्वेश्चन कह रहा है कि जब अपील जाती है फर्स्ट कोर्ट से, जब सेकंड कोर्ट मतलब जब एपलेट कोर्ट में अपील जाएगी तो क्या हो सकता है, तो जो हमारा एपलेट कोर्ट है वो क्या कर सकता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। चलिए क्वेश्चन के ऑप्शंस देख लेते हैं। डिसमिस द अपील अंडर ऑर्डर 41 रूल 11 क्लॉज 1, डिसमिस कर सकता है अपील और नोटिस भी नहीं देगा, नोटिस नहीं देगा किसको, रिस्पोंडेंट्स को नोटिस भी नहीं देगा और डिसमिस कर देगा अपील को। कंफर्म कर सकता है, रिवर्स कर सकता है और वेरी कर सकता है डिक्री को। जो फर्स्ट इंस्टेंस, जो पिछले नीचे लोअर कोर्ट ने जो डिक्री दी है उसको क्या कर सकता है, उसको कंफर्म कर सकता है, रिवर्स कर सकता है। सी कह रहा है इधर ए और बी, और डी कह रहा है नन ऑफ दीज। चलिए जल्दी से मुझे इसका आंसर बताइए क्या होगा, ठीक है। चलिए मुझे इसका आंसर कीजिए, इसका आंसर क्या होगा। अनुषा का आंसर आ गया है हमारे पास, सी कह रहे हैं अनुषा, हमारा जो आंसर बनता है इस क्वेश्चन का वो कह रहे हैं सी। चलिए और बाकी आंसर कीजिए, क्या होगा इसका आंसर, मुझे बताइए जल्दी से क्या होगा। चलिए बताइए मुझे क्या होगा इसका आंसर, क्या बनेगा। तो अनुषा आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, इसका आंसर जो बनेगा वो सी बनेगा। दोनों ही चीजें ठीक है। अगर एपलेट कोर्ट डिसमिस भी कर सकती है किसको, अपील को, ठीक है, जो अपील आई है उनके जो ऑर्डर जो डिसमिस कर सकती है अपील को, और नोटिस भी नहीं देगी, रिस्पोंडेंट्स लोअर कोर्ट को नोटिस भी नहीं देगी। लेकिन बी ऑप्शन कहता है कि कंफर्म भी कर सकते हैं, रिवर्स भी कर सकती है और वेरी भी कर सकती है। तो दोनों के दोनों ए और बी ऑप्शन जो है हमारे करेक्ट ऑप्शन बन जाते हैं। तो इसीलिए इसका आंसर जो होगा वो इधर ए और बी आंसर हो जाएगा। चलिए, who may be joined as plaintiffs, plaintiffs कौन कौन लोग बन सकते हैं, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। और क्या कहता है ऑप्शन, 1 person may be joined in 1 suit as plaintiff, एक सूट में एक ही प्लेंटिफ होगा, और all persons may be joined in 1 suit as a plaintiff, मतलब जो बाकी लोग हैं, all persons मतलब जिनके साथ गलत हुआ है वो सारे भी मिलकर क्या कर सकते हैं, प्लेंटिफ बन सकते हैं एक सूट में, या फिर ए और बी या फिर नन ऑफ दीज। चलिए जल्दी से मुझे इसका आंसर बताइए क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन क्या कहता है कि सिर्फ एक ही पर्सन जो है वो
प्लेंटिफ बन सकता है, या फिर सारे लोग, बी ऑप्शन कहता है सारे लोग जो चाहते हैं प्लेंटिफ बनना वो बन सकते हैं, ठीक है, उनके साथ अगर गलत हुआ है। सी ऑप्शन कहता है बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ दीज, डी ऑप्शन कहता है। चलिए जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। चलिए बताइए मुझे इसका आंसर क्या बनेगा। राघव आंसर कर रहे हैं। हेलो राघव, आप कैसे हो? राघव आंसर कर रहे हैं सी ऑप्शन करेक्ट है, और रुचियोदय कह रहे हैं बी ऑप्शन करेक्ट है। अभी वेट कर लें क्या और आंसर आने का? अनुषा कह रही हैं सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। राघव और अनुषा आपका आंसर गलत हो गया है। आज रुचियोदय कांग्रेचुलेशन, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। देखिए सी ऑप्शन में, देखिए वही आप ऑप्शंस में कंफ्यूज हुए हो। आपने सी ऑप्शन किया है ना अनुषा और राघव, आप मुझे लगता है आप ऑप्शंस में कंफ्यूज हुए हो। यहाँ पर बोला है ए एंड बी, ए भी हो सकता है और बी भी होगा। क्या एक ही पार्टी सिर्फ प्लेंटिफ बन सकती है? एक ही पर्सन क्या प्लेंटिफ बन सकता है क्या? अगर दो लोगों ने, अगर 3 लोग 4 लोगों के साथ गलत हुआ है तो क्या वो एक सूट फाइल नहीं कर सकते? ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन तो ए आपने बिल्कुल ठीक कहा, अब सॉरी ए आपने ठीक नहीं कहा, बी आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ऑल पर्संस जिनके साथ अगर गलत हुआ है मुकदमे में, अगर किसी भी केस में सिनेरियो में अगर गलत हुआ है तो वो आके एक ही सूट फाइल कर दो और प्लेंटिफ बन जाओ। तो बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा, ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट नहीं होगा। तो सी में दोनों का बोला है कि ए भी सही है और बी भी सही है, तो इसका आंसर बी बन जाएगा, सी नहीं इसका आंसर होगा, ठीक है। तो जब आंसर ये ऐसी ही कंफ्यूजन ना मेंस में हो जाएगी और थोड़े नंबर कट जाते हैं ऐसी कंफ्यूजन में, तो बस क्वेश्चन को भी अच्छे से पढ़ना है और आंसर को भी अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? बार टू फर्दर सूट इज डेल्ट अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग इन कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। सीपीसी के तहत आप आगे केस नहीं कर सकते, आप पर बार लगा दिया गया है। बार टू फर्दर सूट, तो वो किस सेक्शन में दिया गया है? 11 में दिया गया है, 16 में दिया गया है, 13 में दिया गया है, या फिर 12 में दिया गया है? चलिए जल्दी से मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए, इसका आंसर क्या होगा? अनुषा कह रहे हैं ओके मैम। चलिए बताइए मुझे इसका आंसर क्या बनेगा। बार टू फर्दर सूट का किस जगह पे मेंशन किया है, किस प्रोविजन में मेंशन किया गया है, कौन सा सेक्शन है हमारा? 11, 16, 13, 12। चलिए जल्दी से मुझे बताइए। रुचियोदय का आंसर आया है डी ऑप्शन, डी ऑप्शन आया है रुचियोदय का आंसर। और कोई आंसर करना चाहते हैं? राघव कह रहे हैं आई एम गुड मैम, हाउ आर यू? थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। हाँ जी थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। चलिए और आप अच्छे हैं, चलो गुड टू नो। हो जाता है ऐसा, कंफ्यूजन हो जाता है। यहाँ पर हो गया कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मेंस में होगा, एग्जाम में होगा तो थोड़ा सा दिक्कत आ जाएगा, ठीक है। तो यही कंफ्यूजन्स जो हैं यहाँ पर ही पूरे करके जाइए, यहाँ पर ही सारी की सारी कंफ्यूजन्स को पार कर जाइए और वहाँ पर बिल्कुल आंसर्स करने हैं करेक्ट, ठीक है। अनुषा का आंसर आया है सेक्शन 12 एंड डी ऑप्शन। राघव भी कह रहे हैं कि डी ऑप्शन करेक्ट है। तो बिल्कुल आप सबका अभी ये वाला क्वेश्चन, बिल्कुल जो क्वेश्चन का आंसर आप बिल्कुल सही कह रहे हो। इसका जो आंसर है वो सेक्शन 12 ही है। बार टू फर्दर सूट हमारा किस सेक्शन में बात की गई है? 12। और सेक्शन अगर हम प्रॉपर देखें, बेयर एक्ट की डेफिनेशन अगर हम प्रॉपर, जो बेयर एक्ट में दिया गया है, क्या दिया गया है? वेयर अ प्लेंटिफ इज प्रीक्लूडेड बाय रूल्स। नाउ देखिए प्रीक्लूडेड, इंक्लूड क्या होता है? इंक्लूड करना। प्रीक्लूड बाहर कर दिया, बाहर जाइए आप, ठीक है, टाटा बाय बाय खत्म। तो ये मैं बहुत बोलती हूँ, ये एक्चुअली अगर आप लोगों ने मीम देखा होगा तो उसमें आता है ये। तो वेयर अ प्लेंटिफ इज प्रीक्लूडेड बाय रूल्स फ्रॉम इंस्टीट्यूटिंग अ फर्दर सूट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी पर्टिकुलर कॉज ऑफ एक्शन। अगर किसी पर्टिकुलर कॉज ऑफ एक्शन के लिए फर्दर सूट में स्टॉपेज लगा दी गई है कि इस कॉज ऑफ एक्शन का जो सूट होगा वो नहीं होगा, तो उस पर्टिकुलर कॉज ऑफ एक्शन से रिलेटेड सूट फाइल आगे नहीं हो सकता। ये हमारा सेक्शन 12 बात करता है। क्या बात करता है सेक्शन 12? ये जो अभी हमने पढ़ा है, ठीक है, सेक्शन 12 हमारा यही बात करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन? अच्छा ओहो चलिए कोई बात नहीं, आई होप आपने नहीं देखा होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? इफ अ राइट और लायबिलिटी इज क्रिएटेड बाय अ स्टैट्यूट
विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस में अराइज, अगर स्टैट्यूट कोई राइट और लाइबिलिटी क्रिएट करता है तो क्या होगा, कौन से सिचुएशंस जो है यहां पर अराइज हो सकती हैं, क्वेश्चन ये बात करता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं क्या कहता है। हाँ जी, ऑप्शन क्या कहता है, द स्टैट्यूट में क्रिएट अ स्पेसिफिक फॉरम फॉर इट्स इन्फोर्समेंट, इसकी जो भी राइट्स और लाइबिलिटीज क्रिएट की गई हैं स्टैट्यूट के द्वारा, तो वो क्या करेगा, एक प्रॉपर फॉरम जो है वो क्रिएट करेगा उनकी इन्फोर्समेंट के लिए। सेकेंड ऑप्शन क्या कहता है, इफ नो मशीनरी इज प्रोवाइडेड फॉर इन्फोर्समेंट civil courts can entertain the suits besides the suit of which cognizance is expressly barred। सिविल कोर्ट क्या है, सिविल कोर्ट एंटरटेन कर सकती हैं सूट्स को बिसाइड्स द सूट जिनकी कॉग्निजेंस एक्सप्रेसली बार की गई है, वो हमारा क्या होता है, बी ऑप्शन कह रहा है। नाउ सी ऑप्शन इज सी ऑप्शन हमारा कहता है बोथ ए एंड बी, और डी ऑप्शन कहता है नन ऑफ दीज। चलिए जल्दी से मुझे इसका आंसर बताइए, क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। अनुषा कह रही हैं ड्रिंक वाटर मैम। हाँ जी अनुषा, मैं पानी पीने की थोड़ी ज़रूरत है, बिल्कुल। अनुषा का आंसर भी आ गया है, सी ऑप्शन अनुषा कह रहे हैं कि बोथ ए एंड बी इसका आंसर होगा। या फिर तो फॉरम बना सकते हैं प्रॉपर क्रिएट, अगर मशीनरी कोई प्रोवाइड नहीं दी गई इस इन्फोर्समेंट के लिए तो सिविल कोर्ट क्या करेंगे, एंटरटेन करेंगे सूट्स बिसाइड्स द सूट ऑफ विच कॉग्निजेंस इज एक्सप्रेसली बार्ड। चलिए मुझे जल्दी से इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा। चलिए मुझे बताइए इसका आंसर क्या होगा। अनुषा ने आंसर किया है सी, तो अनुषा आप बिल्कुल करेक्ट कह रही हैं, इसका आंसर सी होगा। बोथ ए एंड बी इस केस में क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग डील्स विद व्हेन प्लेंटिफ इन डाउट फ्रॉम whom redress is to be sought। ये प्रोविजन कहाँ दी गई है कि अगर प्लेंटिफ को यही डाउट है कि मुझे किस डिफेंडेंट से क्या करना है, मुकदमा उस पर लगाना है, तो ये वाली बात किस सेक्शन में की, किस ऑर्डर में की गई है, आई एम सॉरी, ये क्वेश्चन पूछता है। क्या आप तो झगड़े का मामला लेकर कोर्ट में जा रहे हो लेकिन आपको ये नहीं पता कि डिफेंडेंट कौन सा डिफेंडेंट किस हद तक लायबल है, तो आप क्या करते हो, आप उन सब डिफेंडेंट्स का नाम लिख सकते हो। ठीक है, फिर क्वेश्चन ये आ जाता है कि कौन सा डिफेंडेंट कितनी हद तक लायबल है, कितनी एक्सटेंड तक लायबल है। ठीक है, तो ये वाली बात जो है किस ऑर्डर में दी गई है, ऑर्डर 1 रूल 5, ऑर्डर 1 रूल 6, ऑर्डर 1 रूल 7 और ऑर्डर 1 रूल 8। हाँ, राघव का आंसर आया है सी ऑप्शन, इसका राघव कह रहे हैं कि सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। चलिए और मुझे बताइए, और इसका आंसर और कोई देना चाहता है, क्या होगा इसका आंसर, चलिए मुझे बताइए। ऑर्डर 1 रूल 7 जो है राघव कह रहे हैं इसका आंसर, तो बिल्कुल राघव जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट होगा, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ऑर्डर 1 रूल 7 में ही बात की गई है कि इफ प्लेंटिफ इज इन डाउट कि वो किसके अगेंस्ट सूट फाइल करे, डिफेंडेंट्स के किसके अगेंस्ट जो रिड्रेशल है वो कमिट करे, तो क्या होगा, डिफेंडेंट्स का क्या करेगी, वो नाम लिख देगी, जितना भी प्लेंटिफ को शक है कि ये भी आ सकते हैं, ये भी आ सकते हैं, वो उनको पार्टीज बना देगी। उसके बाद में ये क्वेश्चन ही आ जाता है कि कितना एक्सटेंड तक लायबल है, ए जो डिफेंडेंट है वो कितना लायबल है, बी डिफेंडेंट कितना लायबल है, वो सब चीजें हो जाती हैं। ठीक है, नाउ सॉरी ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या बात करता है, लास्ट क्वेश्चन बात करता है द डिफेंडेंट शैल विद इन हाउ मेनी डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ समन्स ऑन हिम प्रेजेंट अ रिटन स्टेटमेंट ऑफ हिज डिफेंस। रिटन स्टेटमेंट प्लेंटिफ प्लेंट देगा, डिफेंडेंट रिटन स्टेटमेंट देगा, तो डिफेंडेंट को पहले ऐसे तो नहीं पता लग जाएगा ना कि उसके खिलाफ केस फाइल कर दिया गया है, उसको सम्मन्स भेजेगा कोर्ट। जब वो सम्मन्स चले जाएंगे तो कितनी दिनों का क्वेश्चन पूछा गया है कि कितने टाइम इंटरवल में रिटन स्टेटमेंट फाइल करनी पड़ेगी डिफेंडेंट को। तो ए ऑप्शन क्या कहता है कि वो टाइम पीरियड है 60 डेज, बी ऑप्शन कहता है कि वो टाइम पीरियड है 15 डेज, सी कहता है 30 डेज और डी कहता है नन ऑफ द अबव। चलिए जल्दी से मुझे इसका आंसर कीजिए, क्या होगा, ए बी सी डी।
कितने दिनों में क्या फाइल करनी होती है, रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करनी होती है डिफेंडेंट को, कब से, जब समन्स जो हैं वो जो सर्विस हो गई है उनकी। चलिए, फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ समन्स। चलिए मुझे इसका आंसर बताइए क्या होगा, 60, 15, 30 और लास्ट क्वेश्चन। चलिए बताइए इसका आंसर, ए बी सी डी में से क्या आंसर होगा इसका, बताइए। राघव कह रहे हैं सी ऑप्शन होगा इसका करेक्ट। तो बिल्कुल जो इसका आंसर है वो 30 डेज ही होगा। क्या होगा इसका आंसर, 30 डेज बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, इसको एक्सटेंड भी कर दिया गया है इस पीरियड। अगर बाय चांस 30 डेज में डिफेंडेंट जो है रिटर्न स्टेटमेंट नहीं दे सकते तो एक्सटेंड कितना पीरियड कर दिया गया है, 90 डेज जो है वो एक्सटेंड हो जाते हैं। ठीक है, बट रीजंस देने पड़ते हैं कि हाँ ये रीजन है इसलिए हम क्या नहीं कर पाए, रिटर्न स्टेटमेंट फाइल नहीं कर पाए। ठीक है, तो कुल मिला के कितना हो गया, 120 डेज हो गए। तो 120 डेज हो गए। ठीक है, ग्रेस पीरियड्स होते हैं, ग्रेस पीरियड है हमारे ये 90 डेज। ठीक है, तो इसका आंसर क्या बन जाता है, करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन, 30 डेज हमारे आंसर बन जाते हैं। अनुषा आप 30 डेज कह रही हैं, बिल्कुल आपका जो आंसर है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन यहीं पे कंप्लीट करते हैं। हमारा सीपीसी जो है, सिविल प्रोसीजर कोड के एमसीक्यू आज हमने कवर कर दिए हैं। सेकंड लेक्चर जो होगा, सेकंड सेशन जो होगा वो भी अभी सीपीसी का होगा। सीपीसी इतना छोटा तो नहीं है ना कि एक ही सेशन में इसके एमसीक्यूज कवर करवा दिए जाए। एग्जाम क्लियर करना है, कोई ऐसे ही थोड़ी ना चीज़ें करनी है। ठीक है, तो चलिए अब सेशन कंप्लीट करते हैं और नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच गाइस।